बात बताइए चाचा, सोशल मीडिया बड़ा दिखाया जा रहा है कि जो माता सीता का नहीं हुआ वो बीजेपी का क्या होगा? बिल्कुल, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है, सही है। मतलब कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा हम लोग भाई बंधु जात पात में बटे हुए हैं, ठीक है। उसमें लोग प्रलोभन दे करके अपनी राजनीति सेक ले रहे हैं, ऐसा गलत है। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरे का काम है। कौन सा राष्ट्रीय खतरे का काम? यही जात पात जितने अधिक हम बटेंगे उतने ही खतरा है। हम जितने टुकड़े में बटेंगे उतने ही हम कमजोर होंगे। तो इस बार हम लोग काफी कमजोर होंगे। कि पहली बात तो योगी जी को हटाने की हैसियत किसी में नहीं है। योगी जी किसी के बनाए हुए या किसी के दिए हुए कहीं से लॉलीपॉप नहीं है। वो अपने दम पे आए हैं, अपने दम पे हैं और अपने दम पे ही रहेंगे। निश्चित तौर पे जिस दिन उनको छेड़ने का काम किसी के द्वारा किया गया तो जो छेड़ेगा वो तो जाएगा जाएगा। जिसके द्वारा छेड़ा गया या जो लोग छेड़ेंगे वो पूरा का पूरा, जैसे आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं कि मेरी हैसियत 100 को जिताने की नहीं है, लेकिन 200 की हराने की हैसियत मेरी है। वो क्षमता माननीय योगी जी में है। आप ऐसे व्यक्तित्व पे लांछन लगाते हैं जैसे सूर्य को हम दीपक दिखाने की बात करते हैं, ठीक है ना। जहां पूरा विश्व जिस व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक है, आज मेलोनी सेल्फी लेने के लिए वो आतुर हैं और आप ऐसे कहते हैं कि निश्चित रूप से योगी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री हम तो जानते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं डंके के मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं इसके पहले भी ग्राम सभा रहा, उनको पूरा पता है सिस्टम, किस सिस्टम में हमको कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ हमको आगे बढ़ना। अच्छा ठीक है, आपके माध्यम से और बोल दूँ, ये जो सपा के लोग जो सीटें पा गए हैं, नहीं जो सीटें पा गए हैं वो समझें, अखिलेश जी समझें या एनडी गठबंधन वाले समझें, ये सीटें उनको ऐसे कहिए एक भाग्य से मिल गया। जो उनका एंटी इनकम्बेंसी बनी थी, जो सीट का बंटवारा हुआ था, उन्होंने जातिगत एनालिसिस किया। आप देख लीजिए, आप उठाइए अयोध्या से देख लीजिए दक्षिण की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। हम आज आ चुके हैं गोरखपुर के नौका विहार। यहाँ पे तमाम लोग आते हैं मॉर्निंग के टाइम में और सुबह सुबह में ये लोग टहलते हैं और अपनी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। आज इंडिया में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और इंडिया में मोदी जी ने अपनी 3.0 का शपथ लेकर के तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिया है। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी जी की तो जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हार हुई है। हार के नजर से लोग देख रहे हैं। इस पे लोगों की नजरिया क्या है, लोग कहते क्या है, वो लोग इस बार मोदी जी से उम्मीद क्या लगाए हैं कि इस बार जो गठबंधन की सरकार थी उसे सपोर्ट कर रहे थे। हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? ओंकारनाथ गुप्ता। कैसे देखते हैं जो मोदी जी की जो 3.0 से उन्होंने शपथ लिया है, क्या लग रहा है, ये आप उनसे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और जैसे नहीं होता है कि कोई छात्र पढ़ता है, वो जानता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और वो परीक्षा में पास हो गया तो उसको अपार खुशी मिलती है कि मैं पास हो गया। तो यहाँ कांग्रेस के साथ ऐसा ही रहा। ये जो ईडी गठबंधन थी वो उम्मीद ये थोड़ी न कर रही थी कि मैं यहाँ इतना तक सीट पा जाऊंगा। तो उनको ये लग रहा है कि हम बहुत पा गए, इसलिए वो इतना प्रफुल्लित हैं। वो 60% वैल्यू नहीं होता है कि जैसे बच्चा पास हो गया उसको इसी बात की खुशी है। कहाँ मोदी हारे थे और कब वो हारे थे? वो हारने की स्थिति नहीं है और सरकार कहाँ गिरने की स्थिति है। सरकार तो बेअंदाज चलेगी, ऐसे ही चलेगी, कहीं कोई इशू नहीं है। और आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया, ऐसी भी जानकारियां मिली कि मोदी कतई नहीं चाहते थे कि वह फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लें, लेकिन यही नीतीश कुमार नायडू जी ने उनको बार बार कहा कि आपके अलावा किसी की कोई सरकार नहीं चला पाएगा। बात समझिए। और आप बिल्कुल प्रधानमंत्री बनिए, हम बिना शर्त के आपके साथ समर्थन के लिए तैयार हैं। और वो बिना शर्त के देख लीजिए, आपने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया तो ऐसा कहीं कोई इशू नहीं रहा किसी के साथ कि हमको कैबिनेट में यह मंत्रालय चाहिए, कैबिनेट का वह मंत्रालय चाहिए। आप वही देखिए कि वही स्पीड, वही स्ट्राइक रेट से मोदी सरकार फिर से फंक्शन में है, फिर से काम करने की स्थिति में है, कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, मोदी जी ने शपथ भी ले लिया, सब कुछ हो गया। वहीं अफजल अंसारी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो आकर के बनारस जो सीट से लड़े हैं वहां से जीतने का बस एक ही रह जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। अगर योगी आदित्यनाथ जी मौके पर अगर ना पहुँच कर वहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं करते, अपना खूंटा नहीं गाड़ते, तो मोदी जी भी नहीं जीत पाते। ये गलत बात है। आप ऐसे व्यक्तित्व पे लांछन लगाते हैं जैसे सूर्य को हम दीपक दिखाने की बात करते हैं, ठीक है ना। जहां पूरा विश्व जिस व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक है, आज मेलोनी सेल्फी लेने के लिए वो आतुर हैं। और आप ऐसे कहते हैं कि एक चीज़ बताएं आपको,
ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे अपने लोगों का दुर्भाग्य है कि जो जिस जातिगत राजनीति से हम उबर नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा इस चुनाव में वो रहा। हम अपनी जातियों को लेकर के लगातार मुखर होते जा रहे हैं। इन चीज़ों पे कहीं कोई लगाम नहीं लगने जा रही। चाहे कोई बहुत बढ़िया काम कर ले तो कोई बहुत बढ़िया भी काम कर ले, लेकिन यहाँ की राजनीति जो हमारी जातिगत स्तर की राजनीति है, यह नहीं ख़त्म होने पा रही है। दूसरे पॉइंट में थोड़ा सा हार का कारण और जीत का अंतर होने का एक कारण यह भी रहा, जो संविधान बदलने की बात हुई, कहीं न कहीं इसका एक गलत फीडबैक गया समाज में। लोगों ने यह कहा, कुछ वर्ग के लोगों ने यह सोचा कि शायद यह सरकार संविधान बदल देगी, और संविधान बदलने का मतलब यह था कि संविधान में जो भी हमको मिल रहा था वो शायद ख़त्म हो जाए। इस वजह से ऐसी स्थिति बनने लगी और इसका भी बहुत गलत प्रभाव पड़ा। इस वजह से कुछ सीटें कम हुई और जीत का अंतर कम हुआ। नहीं तो योगी एक्चुअली मोदी जी को कम से कम 5 लाख वोटों से जीतना चाहिए और हमें जिताना चाहिए था। तब हम गर्व से कहते कि हाँ, हमारा प्रधानमंत्री इतने अच्छे वोटों से जीता है, होना यह चाहिए था। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? रतीश कुमार सिंह। टहल और लिए होंगे? हाँ, टहल लिए। अच्छा, कैसे देखते हैं जो अयोध्या का सीट को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ, जिसकी पूरे देश की नज़र अयोध्या सीट को लेकर के थी कि अयोध्या की सीट बीजेपी हार ही नहीं सकती है। कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का अलग। बीजेपी गवर्नमेंट में वहाँ पे आपको एयरपोर्ट दिया, तमाम टेम्पल इकोनॉमिक दी, पूरी की पूरी दे दी उसने। कैसी कौन सी कसमकस रह गई उन लोगों के बीच में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे नहीं पूरा कर पाई? ठीक बात है। हाँ। सबसे पहले मैं यूपी हेडलाइंस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक बात है अयोध्या की, हाँ। तो जो समाज में आज समाज में जिस बंटवारा किया गया है हिंदू और मुस्लिम करके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक साथ ही रहते हैं। सच्चाई यह है कि अयोध्या का जो प्रकरण उठा, वास्तव में अयोध्या में विकास अभूतपूर्व हुआ है, इसको कोई काट नहीं सकता है। और सारे लोग जानते हैं, देश विदेश से लोग आए वहाँ, उन लोगों ने उसकी सराहना की। और लोग कहते हैं कि वहाँ जो भी बातें हुई, जो भी फैक्टर उठा, एक भाजपा के ही संजोग से वहाँ के जो सांसद महोदय थे, उनका वहाँ थोड़ा सा विरोध था, लल्लू सिंह का। एक ट्रंग ऐसी चीज़ होती है, चूँकि कोई भी चीज़ जब हम चुनाव में आते हैं तो जो भी चीज़ें हमको बोलनी चाहिए वो बिल्कुल एक कुरेशी से होनी चाहिए। ये समाज में क्या, इस पूर्वांचल में ये छा गया और विरोधी दल के लोग इसको भजाए, खूब भुनाए। और इस भुनाने का अर्थ हुआ कि वो गरीब जनता, वो जो कम पढ़ा लिखा वर्ग था, वह नहीं जान पाया कि वास्तव में संविधान कैसे बदला जा सकता है। ये मूल संविधान के मूल चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का तो भाजपा ने बड़ा मंच से, हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें समाज में गलत चीज़ें ज़्यादा तेज फैलती हैं और इसका बड़ा निगेटिव अर्थ हुआ। नहीं तो मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि अयोध्या की सीट, यदि ये बात में वही लल्लू सिंह बम्पर वोटों से जीतते, और वही जो क्या कह रहे हैं अंकल जी? अनुप्रिया पटेल जो बोली थी, उसके ऊपर भाजपा को बहुत ज्यादा असर पड़ा जो है। क्या बोली थी अनुप्रिया पटेल ने? कुछ बोल दी थी ना, मतलब कि राजा भैया भी उससे गुस्सा हो गए थे। राजा भैया भी गुस्सा हो गए के साथ जो 7-8 सीट थी नहीं, 7-8 सीट थी ना, वो सारी सीट हाथ से निकल गई जो है। हाँ, तो ये अनुप्रिया पटेल जी बोली, उसका भी बहुत असर पड़ा था जो है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उनको भी असर पड़ा जो है। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, राजा भैया आ रहे थे इसके साथ जो है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के बोलने की वजह से जो है राजा भैया पिछड़ गए जो है। इससे भाजपा को बहुत ज्यादा असर पड़ा। अच्छा, ठीक है, आपके माध्यम से और बोल दूं, ये जो सपा के लोग जो सीटें पा गए हैं, नहीं, जो सीटें पा गए हैं, वो समझें, अखिलेश जी समझें या एनडीए गठबंधन वाले समझें, ये सीटें उनको ऐसे कहिए एक भाग्य से मिल गया। जो उनका एंटी इनकम्बेंसी बनी थी, जो सीट का बंटवारा हुआ था, उन्होंने जातिगत एनालिसिस किया। आप देख लीजिए, आप उठाइए अयोध्या से देख लीजिए दक्षिण की तरफ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सीट की बात की, कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दे उठ रहे हैं कहीं कहीं पे कि योगी जी के इस बार जो चुनाव हुआ है लोकसभा में, योगी जी का चला ही नहीं है। इन्होंने जो सीट का जो किया हुआ था, उनकी बातें नहीं कही, अमित शाह जी ने अपने मन से किया। नहीं, हम इस माध्यम से बता दूं, योगी जी, जहाँ तक कि हमको तो कोई बड़ा वो नहीं है कि योगी जी ने कितनी सीटें अपनी तरफ से प्रपोज की थी। इसका यह सुनने में आ रहा है कि इनकी बातों को दबाया गया या शाह जी नहीं सुने। यदि इनकी बातों को सुन लिया गया होता तो निश्चित रूप से जो 38 सीटें जो सीट के लिए कह रहे थे कि इनको टिकट न दिया जाए, वह टिकट मिला होता तो आज भाजपा कम से कम 60 पार रहती, निश्चित रूप से। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं था। तो यह सीट बंटवारे में भी बहुत कहीं ऐसा भी है क्या कि योगी जी को सीएम पर से हटाने की भी साजिश? अरे देखिए, ऐसा है ना, विरोधी तो ही कहेगा भाई, विरोधी तो हरदम ही कहेगा। आप ये बताइए, ऐसा है ना, हमने आपसे कह दिया ना एंटी इनकम्बेंसी क्या हो, कुछ भी रहो, जो
आदमी ऊपर उठता है ना, उसका विरोध करते हैं लोग, और किस तरह से बुरे ढंग से उसको फैलाया जाता है ये दुनिया जानती है, हर पढ़ा लिखा वर्ग जानता है। तो ये निश्चित रूप से योगी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री हम तो जानते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं डंके के मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं इसके पहले भी ग्राम सभा रहा, उनको पूरा पता है सिस्टम कि किस सिस्टम में हमको कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ हमको आगे बनाना। आप बताइए, योगी जी जब से मुख्यमंत्री पद लिए, आप बता दीजिए कि कोई हमारी बेटी बहुएं डिस्टर्ब हो रही हैं? किसी उचक्के की हैसियत नहीं है किसी को आँख दिखा दे। और उसके पहले क्या था, हम सड़क पर चलते थे, पॉकेट में हमारे पर्स वैसे ही रहता था मोटा। विपक्ष के पास तो यही हो गया है कि कितना भी कुछ किए, विकास किए, ये जीत नहीं पाए। अगली बार 62 सीट लेकर ऐसे बिताए। आप ये बताइए, वोट परसेंटेज जो रहा है भाजपा का कम हुआ है। विपक्ष वाले इस चीज को बतावें। 38 गठबंधन लेके आज खड़ा हुए हैं और कल खत्म हो जाएंगे इनकी। अब तो आवे इन्होंने गरीबों को कहा 10 किलो राशन देंगे, इन्होंने कहा 1 लाख रुपया फटाफट। अरे भाई कहाँ देंगे आप, किसको देंगे 1 लाख, कहाँ से देंगे? राहुल जी बतावें, क्या वो स्विट्जरलैंड से निकाल करके देंगे, इटली से ले आके देंगे? ये हम गरीबों का पैसा, यदि ऐसा राहुल जी कहते हैं तो राहुल जी का नामो निशान मिट जाएगा इस भारतवर्ष से। नोट कर लीजिए आप। अच्छा, तो ये खटाखट वाला जो स्कीम है वो किस तरह से महिलाएं पहुंच गई थी लेने के? अरे भाई आप यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप गाँव घर में जाइएगा, कुछ ऐसी हमारी बेटी बहुएं हैं जिनको पेपर नहीं पहुंच पाता है, नहीं जान पाती हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, एनालिसिस नहीं कर पाती हैं। सच्चाई यह है कि किसी भी, मैं डंके के चोट पर रहा हूँ, किसी की औकात नहीं है कि आपको फ्री में इस तरह से पैसा बांट दे। कहाँ से बांटेंगे जरा बता दें। आपकी जीडीपी बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि हमारी जीडीपी आज 5वें पर है, तो 5वें पर कैसे हुई है? आप ऐसे ही आपका पैसा लेकर के किसी को बांट दीजिए। आप तो उनको ऐसे ही लूला बहरा बनाना चाहते हैं। भाई आदमी मेहनत करेगा, मेहनत करके हम कमाएंगे, यदि देश विकास करेगा तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हमको रोजगार मिलेगा, हम आगे रहेंगे। हम किसी की बैसाखी पर क्यों रहना चाहते हैं? ये इनको कहना चाहिए, किसको? मिस्टर राहुल गांधी को। राहुल गांधी यदि यह करे हैं तो आवें। अब इनका तो मैनिफेस्टो तैयार हो गया है ना। अगले चुनाव में भाजपा भी कहेगी भाई 1 लाख वाले दो, ये कहे थे 15 लाख, और इनका कहें पे बताइए। हमारी उम्र 56 साल है। हमारी बात को सुन लीजिए। लोग कहते हैं महंगाई, आप चले जाइए कार एजेंसी पर, आप चले जाइए मोटरसाइकिल एजेंसी पर, आप चले जाइए साइकिल की एजेंसी पर, तो ये देखिए कि साइकिल खरीदने वाला कोई नहीं है। कार और मोटरसाइकिल का नंबर लगा हुआ है, पीछे साइकिल की दुकान लगी है। देखिए नहीं, तो बच्चे हैं भाई, वो तो वहीं से शुरू करेंगे ना, उनका बेसिक फाउंडेशन वही है, साइकिल से शुरू करेंगे, हवाई जहाज पर आएंगे। तो ये बता दीजिए, गरीबी कहाँ है? गरीबी की परिभाषा क्या होती है, जरा बता दीजिए आप हमको। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर आपसे। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? नृपेंद्र सिंह। ऐसे देखते हैं जिस तरह से बताया, जब बीजेपी गवर्नमेंट की जीत तो हो चुकी है, शपथ भी ले ली है, जिसे हार की नजर से देखा जा रहा है, कह रहे सरकार चल नहीं पा रही, सरकार टूट जाएगी। इस पे जरूर 2 शब्द हम कहेंगे कि ये हार न बीजेपी की है न एनडीए की है। और हार कैसे हम मान लें कि एनडीए चाहे बीजेपी की हार है। जहां तक विपक्षियों की बात है, जो भी विपक्षी है, विपक्षी ना कहिए उनको, मतलब एक तरह से कहिए कि जो इनके सामने जो पार्टियां खड़ी थी, इन लोगों ने सिर्फ झूठ का सहारा लिया, धुरदही का सहारा लिया, जितना भी सब कुछ कह दिया जाए। वो झूठ कौन सा था? झूठ ये था कि अब जैसे अब भाई साहब ने बोला कि खटाखट और 10 किलो या 15 किलो फलाना, ये तो सब सारी चीज़ें हम ही लोगों की है ना, हम लोगों के बीच से ही चीज़ें दी जा रही हैं। और ये अधिकार किसी को नहीं है कि 15 किलो 20 किलो या 2 लाख 5 लाख देने की बात जो कर रहे हैं, ये कोई अपने पास से नहीं देता, कोई पार्टी अपने पास से नहीं देती है, ना उनके पास देने के लिए कहीं से कोई अलग मद है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, खटाखट की बात आपने कहा जा रहा है कि जो अयोध्या की सीट बीजेपी गवर्नमेंट ने हारी है, खटाखट के चक्कर में ही हार गई है। देखिए, कुछ ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। देखिए, ये जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ शिथिलता हुई, और जहां तक बात आज उत्तर प्रदेश में सीट हारने की है, उसके पीछे कहीं न कहीं इनकी व्यवस्था, जो महाराज जी ने 36-35 सीटों पे उन्होंने अंगुली रख रखा था कि इनको चेंज करके इनके परिवार से ही किसी को लाइए, लेकिन इस व्यक्ति को चेंज करिए और इनके जगह पे किसी और को लाइए। अगर वो प्रत्याशी बदला गया होता तो निश्चित तौर पे तस्वीर दूसरी होती, वो सीट ये जीतते। लेकिन अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, सीट की बात हो गई, फिर से ना जो अंगुली जो रखे थे वो नहीं हुआ। योगी जी सीएम है, यहाँ से दूसरी बार सीएम हुए हैं, उनका कार्यकाल कैसा है? देखिए, उनको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कुछ दिखाया भी जा रहा है कि उनको साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश से सीएम पद से हटाने की। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो योगी जी को हटाने की हैसियत किसी में नहीं है।
योगी जी किसी के बनाए हुए या किसी के दिए हुए कहीं से लॉलीपॉप नहीं है। वो अपने दम पे आए हैं, अपने दम पे हैं और अपने दम पे ही रहेंगे। निश्चित तौर पे जिस दिन उनको छेड़ने का काम किसी के द्वारा किया गया तो जो छेड़ेगा वो तो जाएगा। जिसके द्वारा छेड़ा गया या जो लोग छेड़ेंगे वो पूरा का पूरा, जैसे एक आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं कि मेरी हैसियत 100 को जिताने की नहीं है, लेकिन 200 की हराने की हैसियत मेरी है। वो क्षमता माननीय योगी जी में है। और ये चुनाव कहीं से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने नहीं हारा है, मैनेजमेंट ये चुनाव हारा है। जहां अच्छा ठीक है, आपने बोला है कि 200 हराने की क्षमता रखते हैं योगी जी, लेकिन उनके ही पार्टी के लोग जिसमें 35-36 सीटों पर उन्होंने हाथ रखा था, उन्हीं की बातों नहीं मानी गई, ऐसा क्यों हुआ? अब वही है, इसी को कहते हैं राजनीति। अगर योगी जी या किसी, मान लीजिए जो नेता है, नेता की बात मानी गई होती, उस लोगों की बात मानी गई होती, सीट बदली गई होती, नए लोगों को अवसर दिया गया होता तो आज ये दशा नहीं होती। अच्छा, यानी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है। अगर योगी जी 100 सीट नहीं जीतने के लिए क्षमता रखते हैं, 200 हराने की बिल्कुल 100% है। और ये उत्तर प्रदेश की, जैसे भाई साहब ने बोला है कि आज मैं या मेरा परिवार या मेरे घर की बेटी, बहू, लड़कियां इस बात को लेके इस नौकायन पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लोग आके चले जाते हैं कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये आज तक की, मतलब मेरी जो अब तक की उम्र है, इस उम्र में हमने जब से वोट डालना शुरू किया या सरकारों को देखा, ऐसी सरकार नहीं आई। और न किसी में दम है इस तरह का डिसीजन जो माननीय योगी जी ले लेते हैं और जो लेके लोगों के बीच रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे कहीं ये चुनाव योगी नहीं हारे हैं, ये चुनाव निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और व्यवस्था की देन है जो चुनाव हारी गई है। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? अनिल सिंह। कैसे हैं? बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। कैसे देखते हैं? अभी तो बात सुने ही होंगे आप। सब सुने हैं। पूरे यूपी अयोध्या वासियों की पूरा छिछलदरी हो रही है। मैं माता जी के दरबार में गया था। वहाँ का एक मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी रहा, पंजाबी। लोग दर्शन करने के बाद बाहर कंबल बिछा के लेट गए। सबको खजग रहा था, कहा बताइए इंडिया है, मंदिर पर जो है बिस्तर डाल लिए, वहीं सो गए जो है। उठो उठो तो भगवा यहाँ से। यूपी वाले तो ही तुम लोग हो, तुम लोग अयोध्या में जो है हरा दिए जो है। बहुत छिछलेदरी और इससे अधिक नहीं कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए चाचा, सोशल मीडिया बड़ा दिखाया जा रहा है कि जो माता सीता का नहीं हुआ वो बीजेपी का क्या होगा? बिल्कुल, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है। सही है। मतलब कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा हम लोग भाई बंधु जात पात में बटे हुए हैं, ठीक है। उसमें लोग प्रलोभन दे करके अपनी राजनीति सेक ले रहे हैं, ऐसा गलत है। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरे का काम है। कौन सा राष्ट्र के लिए खतरे का काम है? यही जात पात जितने अधिक हम बटेंगे उतने ही खतरा है। हम जितने टुकड़े में बटेंगे उतने ही हम कमजोर होंगे। तो इस बार हम लोग काफी कमजोर हुए हैं जात को लेकर के। जात तो विपक्ष वाले तो यही कहती है कि मतलब जाति बात का नाम बीजेपी ही करती है। जाति ही है। जो भी हो, सब यहाँ से जात पात की बंटवारे का काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक राष्ट्र अपना मजबूत नहीं होगा।